हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 34 है और इसकी डेट है 8 दिसंबर 2021। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी जो आज की वर्कशीट है ये आपकी हिस्ट्री की वर्कशीट है। आवर पास्ट वाली बुक जो है उसकी चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको एक चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपका गोल वर्कशीट करना नहीं है, चीज़ों को समझना भी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 है, नाम है चैप्टर का द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s 1947। बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जब 1857 के रिवोल्ट के बाद भारत के लोग हार जाते हैं ब्रिटिशर्स से, तो उनको रियलाइज़ हो जाता है कि अगर हम सिर्फ लड़ेंगे तो हमेशा हारेंगे। हमारे को क्या ज़रूरत है, हमको यूनाइटेड होकर इनके खिलाफ मूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब उनके अंदर ये वाली फीलिंग आती है तो क्या होता है, धीरे धीरे नेशनलिज्म का उनके अंदर इमरजेंस होती है, नेशनलिज्म की। ठीक है, राष्ट्रवाद की जो है उनके अंदर भावना आती है और अब क्या होता है, नेशनल मूवमेंट का दौर शुरू हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि कैसे अलग अलग कौन कौन सी समितियाँ बनती हैं, कमेटी बनती हैं, कांग्रेस आती है 1885 में, एओ ह्यूम बनाते हैं इसको, है ना। तो अब हम देखते हैं, अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस आती है, फिर कांग्रेस को मीडियोकर बोला जाता है क्योंकि वो चीज़ों को अच्छे से रख नहीं पाती सामने, सरकार के सामने। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे सिर्फ अपनी बातों को वो लिख लिख के कहती थी, कोई भी लड़ाई बड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। तो बड़ी शांत स्वभाव की कांग्रेस थी उस टाइम पे। लेकिन अब क्या होता है, स्थितियाँ बदल जाती हैं। 1907 में 1907 में क्या होता है, कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाता है आपका एक्सट्रीमिस्ट और एक हो जाता है आपका मतलब जो बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं, एक वो अलग ग्रुप बन जाता है उनका। ठीक है, फिर आता है भारत में गांधी जी आते हैं। कब आते हैं, 1915 में आते हैं। अब देखो गांधी जी कैसे आते हैं। आफ्टर सक्सेसफुली लीडिंग द नॉन मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। यानी कि 1915 में कौन आते हैं, गांधी जी आपके आते हैं। कहाँ से आते हैं गांधी जी, अफ्रीका से आते हैं। और अफ्रीका में भी वो अपना एक मूवमेंट स्टार्ट करके आते हैं। मूवमेंट क्या होता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसके खिलाफ, नस्लवाद के विरोध में जो आंदोलन है वो शुरू करते हैं। तो वहाँ पे भी सक्सेसफुल होते हैं। तभी वहाँ से उनकी जो है मतलब उनका नाम बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये बंदा जो है कुछ कर सकता है, ये जो है बिना कोई भी हथियार उठाए अपनी बात मनवा सकता है। गांधी जी के अंदर ये पावर थी। ठीक है, फिर अब वो इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आने के बाद ही स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर, मतलब आने के बाद पूरा 1 साल जो वो इंडिया में ट्रैवलिंग करते हुए वो बिताते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, भारत के लोगों को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और ओवरऑल इंडिया की जो सिचुएशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं वो। ठीक है, हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशन इन लोकल मूवमेंट वर, अब जब उनका जो मूवमेंट होता है, उन स्टार्टिंग के जो लोकल मूवमेंट होते हैं वो 4 होते हैं। यानी कि भारत आने के बाद जो गांधी जी स्थानीय स्तर पे, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे जो अपने मूवमेंट स्टार्ट करते हैं वो उनके 3 मूवमेंट होते हैं। पहला होता है बिहार में चंपारण आंदोलन, ये नील की खेती के खिलाफ होता है, इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ होता है 1917 में। ठीक है, फिर आपका खेड़ा मूवमेंट होता है, वो पीजेंट्स के लिए होता है। ठीक है, 1918 में होता है ये वाला मूवमेंट। फिर आपका अहमदाबाद गुजरात में होता है फॉर द मील वर्कर्स। ये खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही गुजरात में होते हैं। ठीक है, दोनों मूवमेंट कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, ऊपर वाला बिहार का है। बिटवीन 1919 यानी कि 1919 एंड 1922 ही ऑर्गेनाइज्ड मैनी मोर मूवमेंट लाइक द रॉलेट सत्याग्रह है, खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, यानी कि 1919 और 22 के बीच में उन्होंने 3 मूवमेंट जो है स्टार्ट किए थे अपने। एक तो रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। मतलब देखो खिलाफत मूवमेंट गांधी जी का नहीं था, बस उन्होंने इसका साथ दिया था। ठीक है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब प्रॉपरली गांधी जी का था और ये पूरे इंडिया लेवल पे था, बहुत बड़े लेवल पे था ये वाला मूवमेंट। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी रॉलेट सत्याग्रह की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो क्या होता है, आपको पता है कि 1914 से 1919 के बीच में क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। और मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि अंग्रेजों ने भारतीयों से क्या वायदा किया था कि अगर आप हमारे को इस लड़ाई में साथ देते हैं, अगर भारतीय लोग सैनिक बन के ब्रिटिशों के खिलाफ से ब्रिटिशों के पक्ष में लड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। तो भैया भारतीयों को लगता है कि हमारे को आज़ादी मिल जाएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो बड़े समर्थन में हो जाते हैं और ब्रिटिशों का बहुत जो है बढ़ चढ़कर समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन जब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो जो अंग्रेज हैं अपने इस वादे से मुकर जाते हैं, बोलते हैं हम तुम्हें कोई आज़ादी नहीं देंगे। तो भारत के लोग बड़े गुस्साई होते हैं, इसलिए वो लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपनी सभा कर रहे होते हैं, जलियांवाला बाग में वो सभा कर रहे होते हैं। तो जो ये है ना आपके ब्रिटिशर्स जो थे, जनरल डायर नाम का एक वो था, जनरल था उस टाइम पे पंजाब का, उसने क्या करा, रोलट एक्ट लग गया था वहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पे कर दी गोलाबारी, बंदूकें चला दी। तो इसमें ना बहुत सारे लोग मारे गए थे, कम से कम 250-300 लोग मारे गए थे। तो इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्टोरी। अब तुम बोलोगे कि भैया आराम से ऐसी कैसे गन चला दी, तो गन इसलिए चला दी थी, अंग्रेजों ने उसके समर्थन में ये पक्ष दिया था कि जब हम लोगों ने रोलट सत्याग्रह लगा दिया था तो क्या ज़रूरत थी अपनी ऐसे सभा जो है लगाने की। अब देखो रोलट सत्याग्रह क्या होता है, पहले बात तो हम पढ़ेंगे कि रोलट एक्ट क्या होता है। रोलट एक्ट लगा दिया था उन्होंने 1919 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास रोलट एक्ट विच वाज एम्ड इट कर्बिंग एंड फंडामेंटल राइट सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर। क्या होता है, रोलट एक्ट जब लागू किया जाता है तो उसमें क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं ना उनकी फंडामेंटल राइट जो है उनको कम कर दिया जाता है। कौन से फंडामेंटल राइट, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, अपनी बात को सामने रखने की जो उनकी आज़ादी होती है उसको उनसे छीन लिया जाता है लोगों से। और जो पुलिस है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता है। 4 लोग एक जगह इकट्ठे होकर बातें नहीं कर सकते। अगर कोई पकड़ा जाता है तो क्या करते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, और पुलिस पकड़ लेती है तो वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को जिनको पकड़ा गया है उनको अदालत में जाके अपनी ही बात पेश करने का, अपने बारे में कहने का कुछ अधिकार नहीं होता है। मतलब वो जेल में बंद होकर तो बंदी है, अब वो छूटने का कोई रास्ता नहीं है। तो लोग बड़े गुस्साए होते हैं कि ये कैसा काला कानून है। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट। गांधी जी कहते हैं कि इस आंदोलन के खिलाफ हम जो है नॉन वायलेंट जो है क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और 6 अप्रैल 1919 में जो है ये बिल पास हो जाता है एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन। और जब ये बिल पास होता है इसको द डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर कहा जाता है। द नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हर्टेड वेल ऑब्जर्व। और जिस दिन ये सब कुछ होता है उस दिन लोग बड़े गुस्साए होते हैं, तोड़ मार हो रही होती है बहुत ज़्यादा। इट टर्न आउट टू बी फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल। ये पहली बार जो है ऑल इंडिया स्ट्रगल होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है इनके खिलाफ में विरोध कर रहे हैं कि ये कैसा कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल स्टार्ट होता है पहली बार। गवर्नमेंट यूज ब्रूटल मेजर। गवर्नमेंट ने इन जो लोगों के विरोध थे इनको दबाने के लिए बड़े क्रूर तरीके अपनाए, ब्रूटल तरीके अपनाए, ठीक है। 13 अप्रैल को क्या होता है, ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी, बैसाखी का दिन होता है, ब्रिटिश जनरल डायर ओपन अप फायर विदाउट एनी वार्निंग। लोगों को बिना वार्न किए कि भाई हट जाओ यहाँ से, हम लोग आ रहे हैं, ऐसी गोलाबारी शुरू कर देती हैं। द पीसफुल गैदरिंग, लोग जो है एकदम शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के इकट्ठे होते हैं एट जलियांवाला बाग। न्यूमरस पीपल इंक्लूड ओल्ड एंड इवन यंग चिल्ड्रन डाइड इन दिस मैसेकर। यहाँ तक जब लोग गन जला दी जाती है शांति वाली भीड़ में, तो बहुत सारे बूढ़े, जवान और इवन गर्ल्स, छोटे मोटे बच्चे भी जो है मारे जाते हैं। इसके ऊपर पूरी एक मूवी है, आप देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है वो। On learning about the massacre, Rabindranath Tagore expressed his pain and anger of the country by renouncing his knighthood. उन्होंने, जो आपके टैगोर जी थे, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस ब्रिटिशों को लौटा दी थी कि मेरे देश में रह के मेरे लोगों को मारते, तो इतनी अगर ऐसा ही है तो इस देश में रह के मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई उपाधि नहीं ले सकता। तो उन्होंने उनकी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको लौटा दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। अब देखो मुस्लिम्स वगैरह किसको मानते थे, खिलाफत को बहुत मानते थे। मतलब जो उनके ऑटोमन साम्राज्य में बैठे हुए खलीफा होते थे ना, उनको बहुत मानते थे, क्योंकि वो मतलब मान लीजिए उनके लिए भगवान की तरह होते थे। तो जब ब्रिटिश लोगों का ऑटोमन एम्पायर में यानी कि टर्की में अपना कब्जा कर लेते हैं, तो वो खिलाफत के जो खलीफा होते हैं ना उनको उनकी ना डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो भारत के जो मुस्लिम है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम्स का अनादर हो रहा है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एक आंदोलन शुरू करते हैं। और द लीडर्स कौन कौन से था, लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट वाज मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दोनों भाई होते हैं, अली भाई, ठीक है। ये लोग जो है अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और इस आंदोलन का नाम होता है खलीफा आंदोलन। गांधी जी सपोर्ट देयर कॉल। गांधी जी जो है वो इस खिलाफत आंदोलन को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हम इसके खिलाफ में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, क्योंकि पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और खिलाफत आंदोलन हो रहा है, तो हम लोग मिलकर एक आंदोलन चलाएंगे ताकि स्वराज की डिमांड जो है वो और ज़्यादा तेज हो सके, ठीक है। ये तो थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थम्स अप करके मुझे बताइए और चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए।
पहला क्वेश्चन है मेंशन सम ऑफ द अर्लीस्ट इंटरवेंशन ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के पहले लोकल मूवमेंट जो थे वो 3 थे, ये ले आपके चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट है कि रोलट एक्ट को क्यों अपोज किया जा रहा था। दिस एक्ट वाज हर्डली पास्ड, बहुत जल्दीबाजी में जो है ये बिल पास हो गया था, ठीक है। और इंडियन मेंबर्स जो हैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे, मतलब यानी कि संसद में जो भारतीय बैठे थे वो बिल्कुल विरोधी थे इस आंदोलन के, इस एक्ट के, फिर भी लागू हुआ ये एक्ट। इट हैज़ गिवन गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, इससे सरकार को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी कि वो किसी को भी मारे पीटे, किसी को भी जेल में बंद कर दे। इट ऑल्सो परमिट द डिटर्मिनेशन टू पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल ऑफ फॉर 2 years, मतलब जिसको भी जेल में बंद किया है वो 2 साल तक जेल में बंद रहेगा, 2 साल से पहले उसको छोड़ा ही नहीं जाएगा और उसको कोई भी ट्रायल नहीं मिलेगा कोर्ट में अपनी बात कहने का। तो ये बिल्कुल गलत थी, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था, तो हम आपको बता चुके हैं। द खिलाफत मूवमेंट और खलीफा मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, इसको इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है क्योंकि मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया था। वाज अ पैन इंडियन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कैंपेन लॉन्च बाय द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लेड बाय द शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जौहर, हकीम अजमल खान, और भी लोग थे, हकीम अजमल खान थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, टू रीस्टोर द खलीफा, जो खलीफा थे ऑटोमन एम्पायर के, उनकी शक्ति को दोबारा स्थापित करने के लिए इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। वाई वॉज द कॉल फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गिवन बाय द गांधी जी। तो गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था। गांधी जी कॉल फॉर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैस्केयर in Punjab and to raise voice against the atrocity in the खिलाफत केस and demand स्वराज, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में जो अत्याचार होते हैं उसको विरोध करने के लिए और स्वराज की मांग करने के लिए गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। इन योर ओपिनियन वाई डिड गांधी जी सपोर्टेड द कॉल फॉर खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू किया था और क्यों आपके हिसाब से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया था, नॉट स्टार्ट किया था, सपोर्ट किया था। तो क्यों सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट इन ऑर्डर टू यूनाइट पीपल ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, ताकि वो हिंदू मुस्लिम लोगों को एक जगह पे यूनाइटेड कर सके और उन लोगों को एक साथ यूनाइटेड करके ब्रिटिश एम्पायर को जो है विरोध कर सके। इसीलिए गांधी जी ने एकता स्थापित करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया था। तो बस ये वीडियो आपका इतना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और बात, अगर अब आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो आप वहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। बाकी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मेरे से कोई डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।